नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात करेंगे आई लव मोहम्मद विवाद की, जिस पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक फसाद लगातार बढ़ रहा है। जगह जगह पर हिंसा, हंगामा और बवाल की तस्वीरें हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का है, जहां पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप में एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। आरोप था कि कुछ अज्ञात लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के नाम की रंगोली बनाई। इन आरोपों को लेकर उग्र प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस वालों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इससे पहले 26 सितंबर को बरेली में भी बवाल की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी थी, जब जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराकर वहां पर बवाल किया था। तब भी वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। और अब बरेली हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में दावा किया गया है कि मौलाना तौकी रजा ने हिंसा की साजिश रची थी। मौलाना ने लोगों को उकसाया और भड़काया था। तौकी रजा ने कहा था कि हमें ताकत दिखानी होगी, लेकिन अब मौलाना की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जेल में बंद मौलाना तौकी रजा का दफ्तर सील कर दिया गया है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबके बीच में सवाल है कि त्योहार आते ही शहर दर शहर ये फसाद क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश है? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। यूपी से महाराष्ट्र तक आखिर घमासान क्यों मचा है और अब इसका अंत कब तक होगा, ये सवाल है। हिंसा, हंगामा, बवाल और उपद्रवियों पर पुलिस का सख्त एक्शन। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर संग्राम छिड़ गया। आई लव विवाद पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। बरेली की तरह ही अहिल्यानगर में भी बड़ा बवाल हो गया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हंगामा तब बरपा जब मिलीवाड़ा इलाके में किसी अज्ञात शख्स ने रंगोली बनाकर उस पर आई लव मोहम्मद लिख दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस स्टेशन के बाहर उग्र प्रदर्शन करने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज कर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना पड़ा। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाए, ऐसा उनके हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर कानून का घोड़ा चलने लगा। अहिल्यानगर में उपद्रव करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 30 लोगों को हिरासत में लिया। रंगोली बनाने के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़े हुए, क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की साजिश रची गई? क्या त्योहारों के मौसम में हिंसा की सोची समझी साजिश थी? अहिल्यानगर में तनाव पैदा करने की साजिश किसकी थी? कौन महाराष्ट्र को अशांत करना चाहता था? इन सवालों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर बवाल को लेकर बड़ी आशंका जताई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या? इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस पड़ताल कर रही है, आखिर इस बवाल के पीछे किसकी साजिश है? कौन महाराष्ट्र में नफरत फैला रहा है? और इस पड़ताल के बीच यूपी के बरेली में दंगाइयों पर एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2500 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकी रजा के दफ्तर को नगर निगम ने सील कर दिया है। तौकीर रजा और उनके साथियों के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है।
बरेली पुलिस साजिश के हर एंगल की जांच कर रही है, लेकिन जांच की आंच के बीच सियासत भी खूब सुलग रही है। शक है कि इस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, चूंकि इसका फायदा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ही उठाएंगे, किसी दूसरे राजनीतिक दल को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से मारा गया है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। आपको अगर कोई चीज ऐसा लगता है गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है पानी मार सकते थे, वहां पर इस तरह से डरवा सकते थे, लेकिन इस तरह से जिस तरह दौड़ा के मारा गया है और जो उनके हाथ में पोस्टर बैनर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गिरा जमीन के ऊपर। मैं समझता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं करना चाहिए। किसी निर्दोष नागरिक को भयभीत जो भी करेगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, जिनके हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर ये लोग पकड़ा रहे हैं। कितना बड़ा ये अपनी कौम के दुश्मन स्वयं है। ऐसे लोगों का जो है जेल के शिक्षों के पीछे ही रहना ठीक है, और जब तक ये इस मानसिकता से उबर नहीं जाएंगे तब तक जेल के पीछे ही रहे। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बरेली हिंसा में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सवाल है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक तनाव कौन पैदा कर रहा है, कौन हिंसा की साजिश रच रहा है, और सवाल ये भी कि उत्सव के मौसम में उपद्रव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राम कुमार पाल हैं, नेता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है पाल साहब आपका। स्वामी चंद्रांशु हमारे साथ महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। बहुत स्वागत है स्वामी चंद्रांशु आपका। और मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत स्वागत है रिजवी साहब आपका। शुरुआत पाल साहब मैं आपसे ही कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल ही बवाल, और अभी सुन रहा था मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनका या कांग्रेस के नेता को, उनका ये कहना है कि अगर फायदा किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी को ही मिलेगा। सरकार जहां पर है वहां पर भी या फिर देश में भी साजिश किसकी है, और जवाब भी आप ही को देना है, देश में भी और अलग अलग प्रदेशों में भी। देखिए, वाकई वो बोलेंगे केरोसिन उन्होंने ही छिड़का है, उन्होंने ही जेएनजे को जगाने की बात की है, और पूरे देश में हो रहा है ये आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन ये अपने स्कूलों में लगाए, अपने मदरसे में लगाए, अपने मस्जिदों में लगाए, अपने दुकानों में लगाए। अन्य जो इसको पसंद नहीं करता वहां क्यों लगा रहे हैं? अगर आई लव महादेव हम लगाते तो हमें भी यही अधिकार है कि अपनी दुकानों, अपने घरों, अपने मकानों में लगाए। दूसरे के अंगने में इनका क्या काम है? यही तो इनका काम है। और अभी जो अबू हाशमी की आपने सुनाया, तो ये बरेली के लाठीचार्ज को अनजस्टिस कह रहे थे यहाँ बैठे बैठे, और इन्हीं के गोविंदी में जो कांड हुआ उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। और यही लोग हैं जो राम मंदिर पे क्या कांड किए और राम मंदिर पे गोलियां चलाएं, तो इनके लिए हर चीज छूट है। ये क्या है? ये कितने लोगों को जेलें में सरकार भर सकती है? सरकार भी एक सीमित है, जेलें भी सीमित है। इनको खुद को, इनके समाज के लिए जागना और जगाना चाहिए। और जो गलत है, जो घुसपैठिए है, वो ये आज देखिए सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान तो नहीं कर रहे, ये घुसपैठिए कर रहे हैं, इनके पीछे ये लोग खड़े हैं। इसकी बार बार मैं अपील करता हूं। लेकिन अहिल्यानगर में ये आरोप लग रहा है कि वहां पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर रंगोली में कुछ अलग शब्द लिखे गए, टिप्पणी ऐसी की गई जिसको लेकर नाराजगी थी एक समुदाय में। क्या इसके पीछे वाकई आपको लगता है कि हाँ, जो आग लगी थी या लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में, या मंशा थी, वो आग भड़क चुकी है वहां तक भी, और अब दोनों ही तरफ से एक दूसरे के इष्ट को, जिसको मानते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां हो रही हैं? देखिए, आग तो फैल चुकी है, गोधरा में भी आपने देखा ही है। पाल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, अनुराग आर्य हमारे साथ इस वक्त, अनुराग आर्य इस वक्त एसएसपी बरेली संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं जरा, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनते हैं। दिनांक 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना में पुलिस के द्वारा 10 दर्ज की गई थी। इसमें पुलिस टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इस क्रम में आज कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना क्षेत्र कोतवाली, थाना कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो थाना कोतवाली के द्वारा 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। मुस्कीम पुत्र तस्लीम, जफरुद्दीन पुत्र निशामुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मुसारिफ शेख, शमशेर रजा, मोहम्मद उवैस, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जिशान, फैसल, तौहीद खान, फरमान और नदीम खान। इसके साथ साथ थाना बारादरी टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है उम्मेद,
मुस्तकीम, अरबाज, कलीम, मोबिन, नाजिम रजा खान, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीन, फैसल, मोबीन, अरशद और सुभान। इसमें सबसे प्रमुख गिरफ्तारी जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान, थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें ये अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी कि आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि तो बरेली पुलिस को आप सुन रहे थे, किन लोगों की और किन संलिप्तता जिनकी थी उनकी कैसे गिरफ्तारी हुई है, उनसे क्या बरामदगी हुई है, इसकी पूरी डिटेल इस वक्त प्रेस वार्ता के जरिए साझा करते हुए पाल साहब अपनी बात पूरी करिए। जो साजिश की बात थी, देखिए पुलिस भी खुलासा कर रही है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उकसाया गया या फिर एकत्रित होने के लिए कहा गया। जो पुलिस की तरफ से गाइडलाइन थी कि आपको वहां पर जलसा नहीं निकालना है, जुलूस नहीं निकालना है, फिर भी लोगों को बुलाया गया। अब बुलाने के पीछे कोई तो होगा, हालांकि ये जांच के दायरे में पुलिस जांच भी कर रही है। ठीक वैसा ही महाराष्ट्र में भी हो रहा। देखिए, जांच के लिए पुलिस ने ही इनको नमाज के लिए आने की परमिशन दी। कोई हेलीकॉप्टर से या बुलेट प्रूफ से नहीं उतरे थे और उन्हीं में वहां पे सारे वीडियो फुटेज सब कुछ है। लेकिन ये लोग साक्ष्य को भी डिनाई करते हैं। जो मीडिया कर्मी को मार लगे उसको भी डिनाई करते हैं, जो पुलिस कर्मी को मार लगे उसको भी डिनाई करते हैं। अगर आखिर आदमी डिनाई मॉडल पर रहेगा या मैं बैठा हूं सिर्फ आग लगाना और घासलेट लगाने की बात ही करूंगा तो कहां तक सुझाव होगा, कहां सम्मति आएगी। समझना और समझाने वाली बात है। एक तरह से पूरा पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न को कहां तक कोई सरकार कितनी भी करे, क्या सबको जेल डाल सकती है? मानसिकता सुधारनी होगी, मानसिकता को लाइन पे लाना होगा और मानना पड़ेगा। अभी देखिए अमेठी में भी स्कूल में बच्चों से आई लव जबरदस्ती लिखवाया गया, टीचर तक ऐसा कर रहे हैं। ये कहां तक वाजिब है? इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि जो इनके नुमाइंदे या प्रतिनिधि हैं वो देखिए पुलिस जब सख्ती करती है तो उनकी जुबान बदल जाती है। फिर वो वहां पर सैलाब लाने की जगह ये कहते हैं कि हम तो गोली खा लेंगे पैगंबर के नाम पर। उसी पैगंबर का वो अपमान भी करते हैं, तख्ती पर उनका नाम तक नहीं होता। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कौन राजधर्म या राष्ट्रधर्म निभाने लगा है, उसे सीखने की जरूरत है। रिजवी साहब भाई, यहां पर जो पुलिस का खुलासा है उसमें स्पष्ट है कि साजिश तो थी। अब साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे आप कह देंगे कि ये भी तो पुलिस ही खुलासा करेगी, तो पुलिस की जिम्मा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आखिर धार्मिक त्योहारों के बीच में, खासतौर से हिंदू त्योहारों के बीच में कौन लोग हैं जो कि पूरे देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या भाईचारा बिगाड़ने की बात हो रही है, जिसके लिए आप बार बार कहते हैं कि नहीं भाईचारा बना रहना चाहिए? क्या बोलूंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे तकवी साहब माफी चाहूंगा, आपका शेर पहुंच नहीं पाया, कुछ तकनीकी खामी आ गए। फिर से लौटूंगा आपके पास। स्वामी चंद्रांशु, इंतजार रहेगा हमें शेर का, रिजवी साहब का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आखिर पुलिस के सामने कौन लोग हैं जो कि वाकई शेर बनना चाहते हैं, बाद में गीदड़ बन जाते हैं जब थोड़ी सी सख्ती पुलिस करती है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर अगर आरोप लगा कि हाँ पैगंबर के नाम पर रंगोली में कुछ अपशब्द लिखे गए या अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल हुआ, वहां पर भी एक्शन। और ठीक वैसी ही बात जब कानपुर से लेकर बरेली तक हमने देखा, वही तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी। अगर नियत ही किसी खराब हो जाए तो कोई विकल्प उसका नहीं होता, कोई उपचार नहीं होता। एक ये मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि सभी मुस्लिम लोग एक जैसे हैं, पर ज्यादातर लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं एक बहुत बड़े वर्ग को, और गुमराह करके अपनी दुकान चलाने के चलते
कहीं न कहीं उनको मूल धारा में जुड़ने ही नहीं देना चाहते, मूल धारा में आने ही नहीं देना चाहते। एक दूसरा वर्ग भी है जो पढ़ा लिखा है, हर चीज को सही गलत को जानता है, वो वर्ग भी पूरा एक तरफा कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होता। जैसे मुमताज जी अभी साथ में हैं, शेर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, शेर पढ़ना भी चाहिए, परंतु खुल करके बोलना है। अगर सही है तो सही को सही कहना है, गलत है तो गलत कहना है। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, पर राष्ट्र की बात आए, देश की बात आए तो सबको एकजुट होना चाहिए। हमको लगता है एक साथ होना चाहिए। दूसरे वर्ग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी करनी कथनी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अंतर है। मैं सिंपल सा उदाहरण आपको देकर के एक बात बताऊं कि अगर लगता है किसी समाज को रंगोली को लेकर के, किसी चीज को लेकर के अगर इनको विरोध दर्ज करवाना है, तो मैं देख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि एक बच्चे के हाथ में इन्होंने, जिसके हाथ में कोई ऐसी बुक होना चाहिए जिसको डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है, इन लोगों ने उस बच्चे के हाथ में भी अभी इन लोगों ने पत्थर पकड़ा करके रखा है। भाई, संवैधानिक देश है, कानून व्यवस्था यहाँ पर है। आपको लगता है किसी चीज में कुछ विरोध हो रहा है तो आपको सीधा एक काम करना चाहिए कि आप पुलिस प्रशासन के पास FIR दर्ज करवाएं, आप अपने कोर्ट में जाकर अपनी बात कहें, न्यायालय में अपनी बात न्याय मांगे कि आप पत्थर उठा लेंगे, आप अपने से AK-47 ले लेंगे, आप बारूद भरना शुरू कर देंगे, आप पत्थर इकट्ठा करके पत्थर बरसाना शुरू कर देंगे, तो ये कौन सी बात? इसका मतलब ये नहीं कि आप संविधान को नहीं मानते, आप प्रशासन को नहीं मानते, आप किसी को नहीं मानते, आप ये समझते हैं कि जो मन में आएगा, जैसा मन में आएगा वैसा करके हम वैसा करेंगे। तो इन चीजों को व्यक्ति को समझना चाहिए। ये एक मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ये महाराज, ये जो मानसिकता है, क्या मानसिकता एक तरफा है? आपको लगता है कि एक ही समाज की मानसिकता ज्यादा खराब है? नहीं, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि खुल करके, अगर मैं हिंदुओं की बात छोड़ू, जैसे मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, अभी रामपाल भाई जी को आप सुन रहे हैं, राम जी भाई को आप प्रेम से सुन रहे हैं, पूरे किसी सनातन धर्म के हमको छोड़ करके किसी हिंदू धर्म गुरु को लेकर आइए, किसी हिंदू को बैठाइए, वो कभी ऐसा नहीं चाहता कि हिंसा हो, तोड़ फोड़ हो, खून खराबा हो। हम सब चाहते शांति प्रिय रहें। और मैं ये भी नहीं कहता हर मुस्लिम चाहता, हर मुस्लिम वर्ग चाहता है, परंतु उसकी संख्या बहुत कम है कि वो सच बोल सके या विरोध कर सके। और जो बोलने की स्थिति में आते हैं उसको मुस्लिम समाज ही काफिर समझ लेता है। APJ अब्दुल कलाम को हम लोग भले मानते हो, पर बहुत से वर्ग मुसलमानों का है जो उनको काफिर समझता है, उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उस सोच को डिनाई करके, किनारे करने की मैं बात कर रहा हूँ, सोच से हट करके जब देश की बात आए वैसे लोगों के खिलाफ, चाहे मुस्लिम हो, ये जो कानून हाथ में, ठीक है, रिजवी साहब से इसका जवाब देते हैं। भाई रिजवी साहब, देखिए, चंद्रांशु जी का कहना है कि हम तो सबका सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म सभी के लिए सम्मान, शब्दों का सम्मानित इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ लोग हैं, शायद दोनों तरफ हो सकते हैं, जिनकी मंशा ठीक नहीं है। लेकिन उसके ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब एक्शन हो रहा तो वहां पर आप एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं, हमने शिकायत की थी, हुआ एक्शन पुलिस का तो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ किसी और ने शिकायत की और पुलिस का एक्शन हुआ, या पुलिस ने मना किया और फिर आप इकट्ठे हुए तो कह दिया कि नहीं, हम पर लाठी बरसा दी। ये दो तरफा रवैया कैसे? देखिए, मैंने जो बात शुरू की थी वो यही, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, सहमत हूं जो स्वामी जी ने कहा, और पत्थर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये भी सही है कि परमिशन लेकर के ही करना चाहिए, लेकिन जुलूस निकालना आई लव मोहम्मद लिख करके या आई लव महादेव लिख करके, ये क्या किस अपराध की श्रेणी में आता है, हमें पहले ये बता दीजिए। बिना परमिशन से ये बिना परमिशन होता है? 1 मिनट, बिना परमिशन, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं रुक जाइए आप सर, एक मिनट मुमताज भाई, 1 मिनट। संविधान की बात करते हैं ना, और संविधान में बहुत सारी चीजें नियम कानून के तहत चलती हैं, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भी, हर नागरिक के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जुलूस निकालना, आई लव मोहम्मद लिख के जुलूस निकाल लेना, ये क्या बिना परमिशन के भी आपको लगता है कि सही है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि अगर निकाल रहे हैं परमिशन, अगर निकाल रहे नहीं है, पुलिस ने अगर परमिशन दिया है तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने कहा कि भाई नहीं निकालिए, कुछ इनपुट है, गलत हो सकता है। प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट करना क्या इस देश में जुर्म हो गया? भाई प्रोटेस्ट करना और नबी के नाम पर जुलूस निकालना चाहिए। आप हमें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक तरफा नहीं सुनूंगा ना सर। आपने सबको सुना, मेरी बातें नहीं सुन रहे। आपकी भी बात सुनूंगा, लेकिन तब सुनूंगा। एक मिनट, नहीं, ये धमकाने वाली बात मत करिए रिजवी साहब, एक मिनट, बिल्कुल कर दीजिए बाइकआउट।
ये तो धमकी हो गई ना। जाइए, नहीं, ये धमकी हो गई। अगर आप कोई असंवैधानिक बात करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैं एक तरफा बोलूंगा, मैं कहूंगा कि संवैधानिक देश में रहता हूं, लेकिन जुलूस निकालूंगा अपनी मनमर्जी से, और हिंदुओं के लिए आप कहेंगे जुलूस निकालिए, वहां पर मर्जी चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना सर। नियम कानून आपको भी पता है, पढ़ लिख कर आए करिए। ये बाइकआउट करने की, सड़क पर उतरने की धमकी मत दीजिएगा। इसी धमकी से तो दिक्कत है, वो चाहे हिंदू समाज की हो या मुस्लिम समाज की हो। यहां बैठकर मुझे मत धमकाइएगा। बहरहाल पाल साहब चले गए। कहना रिजवी साहब का कि नहीं धमकी नहीं चलेगी यहां पर इस वजह से क्योंकि उनको मैंने अगर कोई लीगल सवाल कर दिया तो करेंगे सुनिए आप। ये सुनने सुनाने का मतलब क्या होता है? एक तरफा होता है क्या? इसी समस्या से जूझना है आप, और यही चीज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक दिखाई दी। देखिए, यही कुछ बातें रखने से इन लोग ऐतराज करते हैं तो कैसे संविधान चलेगा। और आजकल की रैलियां ऐसी हो गई कि 1 घंटे में रैली निकलती है, 2 घंटे में उनको रिजल्ट चाहिए, चौथे घंटे पत्थरबाजी करना, 5वें घंटे आगबाजी करना, दिन भर में इनको रिजल्ट चाहिए। ये कैसे हो सकता है? बात आपको, हम लोग भी रैलियां करते हैं तो ज्ञापन देते हैं कलेक्टर के पास पहुंच के, वहां पे नारे लगाते हैं, वहां पत्थर और आगजनी और गट्टे लेके नहीं जाते हैं साहब। सारी पार्टियां करती है, तो इनको दिन भर के अंदर 3-4 घंटे में रिजल्ट और चौथे 5वें घंटे में उपद्रव। ये कौन सा इनका संविधान, कौन सा संविधान है इनको? अरे भाई, हमें भी अपनी गीता अपने मंदिर और घर में रखनी चाहिए, इनको भी अपनी कुरान अपने यहाँ रखनी चाहिए, अपने मदरसे में, मस्जिद में। देश में तो संविधान ही चलेगा और संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए। बरेली की बात करते, बरेली में तीसरा वर्ग था ही कहाँ अतुल जी? कोई तीसरा वर्ग नहीं था। फिर भी ये विपक्ष क्या करना चाहता है देश के साथ, क्या करवाना चाहता है देश के साथ, ये समझ में नहीं आता। विपक्ष की भाषा बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कि वो किस ढर्रे पे जाना चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है, कौन से वोटर उनको वोट देंगे। इस तरह से अगर वो अपना उपयोग करेंगे तो इस तरह से घासलेट लगाने। नहीं, अब देखिए, वोट करना और वोट मिलना वो आप लोगों का मामला है, पार्टियों का मामला, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो हो सकता है राजनीतिक विषय आपका हो सकता है कि किसको किससे वोट मिल सकता है, क्योंकि आरोप ये भी लगता है कि आप भड़काएंगे तो वोट मिल जाएगा एक समाज का, और अगर नहीं भड़काएंगे तो दूसरे समाज का वोट मिल जाएगा। तो ये तो राजनीतिक मामले, उस पर आप लोग तय करिए। बहरहाल हमारे साथ नहीं, अखिलेश कटारिया हमारे साथ सपा के प्रवक्ता जुड़ गए। कटारिया साहब बताइए, मैं आपकी पार्टी के विधायक को सुन रहा था, उनका कहना कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। मतलब पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो, पुलिस लाठीचार्ज भी ना करे, उन पर पानी की बौछार की जाए, उनको समझाया जाए। समझाने, पानी की बौछार करने, यहां तक की बातें समझ में आती हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है और जो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक में इस वक्त धार्मिक त्योहारों के बीच में उन्माद है, वहां पर कुछ समझ में आता है कि कब तक राजनीति इस पर होगी, कब तक धर्म के नाम पर इसी तरीके से रोटियां अपनी सेकी जाएंगी। यहां पर बैठकर कोई मौलाना ये कहते हैं कि नहीं, हम नबी के नाम पर जुलूस निकालेंगे बिना परमिशन के, और पुलिस अगर ये कहे कि भाई यहां पर कुछ इनपुट है कि गड़बड़ी हो सकती है, कुछ अराजक तत्व उसके बीच में आ सकते हैं, हम परमिशन नहीं देंगे, तो वहां पर भी धमकी दे और यहां पर भी धमकी दे। गजब संविधान को मानते हैं। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। पूरा देश इस बात को लेकर अतुल जी आहत है, जिस तरीके की राजनीति इस समय चल रही है। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके की राजनीति किसके फायदे के लिए है और किसकी राजनीतिक जमीन इससे मजबूत होती है। हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान और इस तरीके का जो वातावरण पैदा करके कौन अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहता है, और इस तरीके के मुद्दों से जनता का क्या हल निकलता है, ये अतुल जी अब किसी से छुपा नहीं है। ये बात कहने का कोई बहुत फायदा नहीं। आज उत्तर प्रदेश का युवा हाथ में तख्ती लेके खड़ा है कि हमें रोजगार चाहिए, क्या लिख दे, आई लव बेरोजगारी। उस पर तो कोई जुलूस नहीं निकलता, उस पर कोई बात नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता है। ना सरकार उस पर कोई आक्रामक मुद्दा में दिखती है, ना बेरोजगारी पे, ना भ्रष्टाचार पे। अभी आपने अतुल जी एक मामला सुना होगा उत्तराखंड का, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के कॉलेज में एग्जाम हो रही थी और उसमें एक छात्र मोबाइल लेके जाता है, वहां कोई जैमर नहीं है, और वहां के मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है, हम नकल जिहाद नहीं होने देंगे। कहां, कैसा, क्या कर रही है राजनीति? है अपनी जिम्मेदारी को इस तरीके से पल्ला झाड़ लेके खड़े हो जाने से कोई राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं है। खेतों में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, उस पर कोई आंदोलन नहीं, हम आप कोई डिबेट नहीं करते बैठ के। बेरोजगारी चरम पे है, हम उस पर कोई बात नहीं करते बैठ के। और जो ये पुलिस और प्रशासन की बात जो करते हैं ना बड़े बड़े नेता बैठ के,
कि उत्तर प्रदेश में कितना कानून का शासन है। अतुल जी निकाल लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस के डेटा है, हर दिन 5 मुठभेड़ पुलिस रिकॉर्ड में है। उत्तर प्रदेश की बात है, लगभग 8 साल के मोदी साहब के शासनकाल में 15,000 पुलिस मुठभेड़ है। मुठभेड़ किसे कहते हैं? जब दो तरफ से गोलीबारी होती है, संघर्ष होता है, मेरे ख्याल से उसी को मुठभेड़ कहा जाता है। लेकिन टीवी पे हमें आपको सुनने को मिलता है कि सारे जो अपराधी हैं वो राज्य छोड़ के चले गए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जब उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक विषय ये सरकार हल नहीं कर पाई तो उसके पास इस तरीके के विवाद करवा के समाज में नफरत फैलाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई रह नहीं गया है। इससे कोई समाज में विकास नहीं होता है, कोई समरसता नहीं आती, कोई अमन चैन नहीं हो रहा है। ऐसे बेमतलब के मुद्दे आप लेके आते हैं, कभी जात नहीं लिखेंगे, कभी धर्म नहीं लिखेंगे, कभी ये नहीं करेंगे, कभी वो नहीं करेंगे। इस तरीके के फैसलों से ही क्या राजनीति होगी? क्या उत्तर प्रदेश की आप क्या उसमें यही लिखा है कि ऐसे ही राज्य चलेगा? जब से उत्तर प्रदेश में अतुल जी 33 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमटी है, जो 72 सीटों का सपना देखती थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कभी बहराइच चल रहा है, कभी संभल चल रहा है, कभी बलरामपुर चल रहा है, और सब जगह पे यही एक अराजकता का माहौल चल रहा है। लेकिन सरकार अच्छा अखिलेश भाई, एक सवाल, कई मौजूद सवाल आपने उठाया, उसका जवाब मैं पाल साहब से लूंगा। अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक सवाल मेरा है। आप कह रहे थे कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये है ना कि आप अगर बीजेपी पर, हालांकि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि सत्ता पक्ष पर आप उस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, तो अगर बीजेपी पर आप ये आरोप लगा रहे हैं या सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या सरकार के इशारे पर तौकीर रजा ने लोगों को वहां पर बुलाया, भड़काया? क्या आपकी पार्टी के एक नेता ये कहती हैं कि सैलाब राजधानी में आएगा, उनको भी बीजेपी ने या सरकार ने कहा था बयान देने के लिए? क्यों नहीं वो लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते? क्यों नहीं लोगों से कहते कि भाई आप तख्ती लेकर निकलिए, प्रदर्शन करिए, मांगिए, अपने हक को मांगिए? समझ में आता कि सत्ता पक्ष से जवाब विपक्ष आता है। लोग भी रोजगार को लेकर बहुत सक्रिय हैं, लोग भी रोजगार को लेकर अपने हक की मांग को सड़क पर लेकर पहुंचे हुए हैं। वहां पर आपकी पार्टी भी मुद्दा उठाती, बीजेपी के इशारे पर, नबी के नाम पर, ये सारी बातें थोड़ी तर्क से नहीं अलग हो जाती हैं? नहीं अतुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरीके का ये पूरा पुलिस प्रशासन लगा है, अब कोई जो इस तरीके का विवाद है, क्या इसका कोई औचित्य है? हम कहें, हम कोई कहता है हम जीसस को पसंद करते हैं, कोई कहता है हम राम को पसंद करते हैं, कोई कहता है हम पैगंबर को पसंद करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण को पसंद करते हैं। आपकी अपनी अपनी आस्था है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको अपने मनपसंद विचारधारा को चुनने का, किसी संप्रदाय के साथ रहने का आपको आजादी है। इन मुद्दों से समाज में कौन सा विमर्शन होता है? सिर्फ एक विमर्शन होता है कि इन मुद्दों की आड़ में आप किसान के खाद की समस्या दब जाती है, हम उस पर बात नहीं करते हैं। अखिलेश भाई फिर से मैं वही बात कहूंगा कि आपकी बातों से मैं भी सहमत हूं, मुझे लगता है पाल साहब भी सहमत होंगे और स्वामी जी भी सहमत होंगे। लेकिन यही तो मेरा सवाल था कि आखिर जो खाद का मुद्दा, बाकी अन्य मुद्दे आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए, उससे इतर आप ही के पार्टी के लोग या वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हम उस समाज के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, वो अगर आवाज उठाने लगे और उस पर बवाल हो, लोग इकट्ठे हो जाएं, पत्थरबाजी करने लगे, तो फिर किससे सवाल पूछे? और कौन बहुत ज्यादा जागरूक दिख रहा है इन मुद्दों को लेकर, विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष, जिससे जवाब देना है? बहरहाल पाल साहब जल्दी से काउंटर करेंगे, उसके बाद स्वामी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अखिलेश जी ने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन उनको आई लव का बैनर नहीं दिखा वहां पे। आई लव पे उनको बेरोजगारी का दिख गया, उनको खाद का दिख गया। विषय आई लव मोहम्मद का था और आई लव मोहम्मद को डिनाई कोई नहीं कह रहा है। अखिलेश जी मैं कहता हूं कि लगाएं, अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने दुकानों पे लगाएं। दूसरे को जो नहीं मानता वहां नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो, चाहे आई लव महादेव हो। जहां जिसका जगह है वहीं पे इसको लगाए। और आप भी अपील करिए। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उपद्रवी, तो ये आप ही की खेती है सर, कट रही है अभी। आप ही ने मुख्तार जैसे लोगों को भी क्या आपने अच्छी अच्छी बातें कहें, तो आपको मुझे नहीं, आप भी समझ पैदा कीजिए थोड़ी सी, खिलाइए। और आपने कौन सा वो रैली निकाली है किसान की, खाद की, या आपने बेरोजगारों की कहाँ निकाली है? निकालिए ना, आपको अधिकार नहीं है क्या? पार्टी की तरफ से निकालिए। ये कोई तौकीर रजा पार्टी की तरफ से निकाल रहे, जबकि कांग्रेसी होते हुए कांग्रेस का नहीं निकाले। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में बैठते हैं।
तो भी उनके नाम पे नहीं निकाले हैं, समाज के नाम पे उन्होंने निकाला है। तो क्या है ये? समाज को गुमराह नहीं कर रहे, छोटे छोटे बच्चों को भटका नहीं रहे, जिनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, जिनको कुछ करना चाहिए, उनको पत्थर चलवा रहे हैं। और सर अतुल जी, मैं बात करना चाहूंगा कि इनको इतनी बेफिक्री क्यों है पता है आपको? इनको जमाते इस्लामी छुड़ाती है, और हमारे लोग जो पैकिंग फूड खरीदते हैं हलाल टैक्स देते हैं। हलाल टैक्स की इकोनॉमी भारत में कितनी है देखिएगा, कभी इस पर चर्चा कीजिएगा और सोचिएगा, और देश के लोग सोचे, बाइकाट करें उस प्रोजेक्ट का जिस पे हलाल लगा हुआ है, बाइकाट करें, जिसको हलाल खाना हो खाए, हिंदू लोग उसका बाइकाट करना चाहिए। ये भी हमारी कमजोरी, हमारे हिंदुओं की कमजोरी है। ठीक है, पाल साहब साथ बने रहिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है अहिल्यानगर बवाल पर। सपा विधायक अबू आजमी ने क्या कहा? अबू आजमी कहते हैं कि भाई वहां पर अगर किसी ने प्रदर्शन किया तो उनको आप अपमानित ऐसे मत करो। मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया जा रहा, मुस्लिमों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, मुस्लिमों को खासतौर से टारगेट किया जा रहा। अबू आजमी दूसरों की गलती की सजा मुस्लिमों को मिलती है, इस बात की ताकीद करते दिखाई देते हैं। तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है, यह कहना है अबू आजमी का। इसके पहले भी मैंने आपको प्रतिक्रिया सुनाई थी, उनका कहना है कि भाई आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर लाठीचार्ज मत करिए, और वही बात जो कह रहे हैं कि आप अपमानित करने का काम उस समाज को मत करिए, मुसलमानों को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। सुनाते हैं जरा क्या कह रहे हैं अबू आजमी। मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहाँ पर जो है कोई अंगूरी बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है, और फिर मुसलमान अगर एजिटेशन करेगा तो उसकी लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए, 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ें हों और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आएँ। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। भाई खुली निंदा सभी करते हैं, लेकिन मंशा सबकी क्या है वो दिखाई देता है उनके बयानों में। चंद्रांशु जी जल्दी से एक टिप्पणी। भाई तौकीर रजा ने बड़ी साजिश रची थी, इसके खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। वो अलग बात है कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने बता दिया कि राजधर्म कौन निभा रहा है, किसको किससे सीख लेनी चाहिए। आ गए थे घुटनों के बल, लेकिन उसके पहले उन लोगों को जो कि उस समाज से आते हैं और अभी वो नाबालिग हैं या नाबालिग से अभी बालिग हुए ही हैं, उनके हाथ में पत्थर या फिर डंडे दे दिए गए। उनके साजिश जो रचे थे या रचा गया था वहां पर, अब तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो कहा जा रहा है कि वहां पर भाई एक समाज के लोगों को टारगेट किया गया। आपने सुना अबू आजमी को, क्या वाकई मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही? मैं वही कह रहा हूं अतुल जी, मैं आपने आज इतनी सार्थक डिबेट किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। यही देश को दर्शकों को देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे काम की प्रशंसा कोई करे, करना ही चाहिए, पर मैं अबू आजमी जैसे सोच को ही नकार रहा हूं देश के अंदर। अबू आजमी आग लगाने के बजाय पर अपने बयान में ये भी कह सकते थे, मुसलमानों से भी अपील कर सकते थे कि आप संवैधानिक दायरे में रह करके आप पुलिस प्रशासन के अनुमति से कोई काम करिए, आप कानून में हाथ मत लीजिए। पर एक बार उन्होंने इस बात को नहीं कहा। आपको एक उदाहरण देकर के बता दूंगा तो शीशा चेहरा इनका एकदम साफ हो जाएगा। अभी अयोध्या के अंदर आप देखे होंगे कि जब तक समाजवादी के सांसद यहां पर नहीं हुए थे तब तक कितना तांडव चल रहा था, यहां पर कितना लूट सब चल रही थी। मैंने आपके चैनल पर कहा और दुनिया के सभी चैनलों पर मैंने कहा कि आप जो भी यहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करिए। अब सबसे बड़े महापंचायत में बैठे अवधेश प्रसाद यहाँ के सांसद हैं, पर एक भी मामला उजागर कहीं कुछ नहीं कर रहे, शांति से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं कि यहाँ पर भाजपा की हार जो हुई थी वहां यहाँ के राजनेताओं के और यहाँ की जनता की अनदेखी करने के कारण हुई थी। हम स्वीकार करते इस चीज को, जो भी गलत करे उसको स्वीकार करना चाहिए। अबू आजमी जैसे लोगों को, ये जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, इनको कानून हाथ में लेने से रोकने की बजाय समर्थन करके सहानुभूति दिखा रहे हैं। यही लोग वास्तव में मुस्लिमों का सबसे बड़े दुश्मन है, और वो भी लोग दुश्मन हैं जिनसे बात पूछेंगे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको रोकना चाहिए। जो गलत है गलत बोलना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। पर ये लोग आधे बात कहेंगे पर लेकिन कह करके फिर अपनी मंशा जो प्रकट करते हैं, इनका लेकिन ही खतरनाक है, जो मुसलमानों को लगातार
देशद्रोही कैटेगरी पर खड़ा कर रहा है। ये लोग कभी नहीं कहते कि देश में रह करके आप उस देश के अस्मिता अखंडता के लिए केवल खड़े हुए। देश नहीं, अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। सर्टिफिकेट न बांटने का अधिकार न दिया जाए तो बेहतर है, वो चाहे किसी को, आपको या मुझे, किसी को भी सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार न दिया जाए। बहरहाल मुमताज आलम रिजवी फिर से जुड़ चुके हैं। मुमताज जी अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बात पूरी की जाए। ये हर जगह पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आधी अधूरी हर जगह का नहीं पता सर, अपनी यहाँ बात पूरी करिए। ठीक नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल गलत है, कभी कोई किसी ने पत्थरबाजी को या तशद्दुद को सपोर्ट नहीं किया। कम से कम मैंने किसी चैनल पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि ठीक है, इन्हें इजाजत लेके जाना चाहिए, इन्हें इजाजत लेके करना चाहिए, वरना लाठी बरसाई जाएगी। पुलिस ने बहुत अच्छा किया। देखिए, यही तो मैं कह रहा था। अब आप कहेंगे मैंने टोक दिया, यही मैंने। रिजवी भाई आप बोलिएगा। मैंने इतना ही कहा था, सिर्फ इतना उस समय कहा था कि क्या बिना इजाजत भी आप प्रदर्शन करने चले जाएंगे या जुलूस निकाल लेंगे किसी भी समाज के लिए? अब आप कह रहे हैं करना चाहिए, इजाजत लेना चाहिए, इतनी सी बात थी। आंदोलन इजाजत लेके नहीं होते हैं। अतुल जी, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट। सर, ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं। अच्छा, क्या है? प्रोटेस्ट नहीं, नबी के आप बेहतर जानते हैं, नबी के नाम पर कोई धार्मिक नहीं, कोई धार्मिक प्रदर्शन करना क्या ये आंदोलन है? आप मानते हैं कोई धार्मिक प्रदर्शन करना आंदोलन है? उसको आप आंदोलन की बात कर रहे हैं? मुल्क में पूरी मुल्क की तंजीमों को मैं कहता अगर आप पत्रकार थे, अगर आप मुस्लिम स्कॉलर अभी हैं और संविधान को बेहतर जानते हैं, तो आपको पता होगा कि आंदोलन क्या होता है। और आंदोलन में भी आप पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो आंदोलन नहीं और फिर एक्शन होगा। मकबरे में जो हमला हुआ, नहीं, मकबरे पर चले गए। अभी बरेली पर आइए ना, फिर आप बरेली से मकबरे पर चले गए। अबू आजमी ने जो बात कही है, अबू आजमी ने जो बात कही वहां पर कि एक समाज के पैगंबर को या एक समाज के नबी को आपने टारगेट किया, उस समाज को आपने टारगेट कर लिया। कौन सी परमिशन है? हिंदू राज बनाने के लिए प्रोग्राम होगा, इजाजत लेकर के होगा? किस संविधान के तहत इजाजत दी जाएगी? इनको बताइए। उसी संविधान के तहत, जिस संविधान के तहत बरेली में आपने प्रदर्शन किया बिना इजाजत। गलत है, वो भी तो तर्क दे सकते हैं ना। गलत तो गलत कहिए ना कि वहां गलत हुआ, फिर बोलिए कि बरेली में गलत हुआ, फिर बोलिए स्वीकार करिए बरेली में गलत हुआ, लोग निकल रहे थे, फिर बोलिए बरेली में गलत हुआ। पुलिस पहले तो रोकती उन्हें। अजय रिजवी साहब बोलिए ना कि फिर बरेली में गलत हुआ। मैं पूछूंगा पाल साहब से कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर अगर प्रदर्शन हुआ तो गलत था कि नहीं था, और गलत हुआ कि नहीं हुआ? भाई बोलिए बरेली में गलत हुआ, बोलिए बरेली में गलत हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो पुलिस ने लाठी सही बरसाई ना फिर। लेकिन मकबरे में, जब मकबरे पर मत जाइए, मकबरे पर जाएंगे तो बहुत सारे और विवाद उठेंगे। अभी वापस आइए। बरेली में जो हुआ वो गलत हुआ ना, वहां इकट्ठे हुए लोग बिना परमिशन के, गलत था ना। दलाली कर रहे हैं तो कीजिए, मुझसे नहीं मतलब है। तो आपसे मतलब नहीं है तो आप जाकर दलाली कर लीजिए, सर्टिफिकेट मुझे मत दीजिए। बताइए ना। नहीं, दलाल आप थे क्या? जब आप पत्रकार थे दलाली करते थे, जब आप पत्रकार थे दलाली करते थे। ये आ गए घटियापन पे आ गए। घटिया स्तर आपका वो साफ दिखाई दे गया। जब आप पत्रकार थे तो दलाली करते थे। ये दलाली वाला और धमकाने वाला अंदाज कहीं और दिखाइएगा। अभी दुहाई दे रहे थे ना, अभी दुहाई दे रहे थे कि आजकल न जाने क्या हो गया है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो न जाने ऐसा ही होता है। जब आप गलत दुहाई देंगे तो ऐसा ही होगा। संविधान की आड़ में, संविधान की आईन में जब आप अपनी जो है एक तरीके की जो एजेंडे वाली बात लेकर आगे बढ़ेंगे ना, तो ना तो आपको संविधान पता होगा ना कानून पता होगा। सीधी सी बात है। चंद्रांशु जी भाई सर्टिफिकेट बांटने लगे, अब आइए फिर सीधा आइए। चंद्रांशु जी बताइए भाई, संविधान की आड़ में धार्मिक प्रदर्शन हिंदू राष्ट्र के लिए कितने हो गए यहाँ पर? बताइए चंद्रांशु जी, संविधान की आड़ में कितने धार्मिक प्रदर्शन हो गए हिंदू राष्ट्र के लिए? किसका आप लोगों ने समर्थन किया? रिजवी साहब आ जाइए। एक सेकेंड। हाँ, मकबरे पर क्या हुआ उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। आइएगा, अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी कर लीजिए, लेकिन पहले बरेली पर करिए। बोलिए कि हाँ, बरेली में बिना इजाजत के जो भीड़ इकट्ठी की गई वो साजिश थी, वो गलत था। आइए उसी पर चर्चा कर लीजिए, फिर मैं मकबरे पर कर लूंगा। चंद्रांशु जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। हाँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि पत्थर चलाने वालों को बचाया जाए। मैंने नहीं कहा, मुमताज जी, मैंने नहीं कहा कि उन्हें बचाया जाए। अगर मैंने कहा हो तो आप दिखाइए।
मुमताज जी, मुझको मेरा प्रश्न है आपसे। जांच है, अरेस्ट हो, बचाव नहीं मुमताज जी करते, सुन रहे हैं बचाव आप करने हमको? से मैंने पड़ेगा। बचाव नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो जिनका बचाव आप करते हो वो लोग कौन है? हम नहीं उनका करते बताइए। बचाव, गलत को गलत नहीं, कहते हैं हम। मकबरे पे हमला हम करने गलत वालों को पे गलत लाठी कहते क्यों हैं पुलिस ने भाईजान, नहीं चलाई? हम बचाव क्योंकि नहीं आपने करते। कहा था, हम आपने कहा था कि बढ़ाना लाठी नहीं चलनी चाहते हैं। चाहिए थी। एक जो तरफा उसका बात नहीं होगी। मुजरिम था आपका भी मकबरे दायित्व पे है हमला 15 करने लोग का, वाला, हमारा भी क्या वो दायित्व है गिरफ्तार 15 हुआ? लोग का। बताइए आप। बता हुआ तो रहे हैं गिरफ्तार? आपको, आपके बात का जवाब तो दे रहे हैं हम। उन मकबरे वालों को किसी का पक्ष नहीं लेते हम। नहीं तो जांच की पुलिस मांग ने लाठी करते हैं। चलाई थी, चलाई करेंगे, थी पुलिस जांच ने करवाएंगे, लाठी। नहीं करवाएंगे, आंदोलन करेंगे। नहीं, पुलिस मुमताज ने जी- करनी सेना वालों पे पुलिस ने लाठी चलाई थी। तो उन्होंने मुमताज जी, इतना पुलिस को नहीं मारा था। अरे अत्याचार कमाल हो कितना गया। हो रहा है देख अरे लिए। पहले ही थोड़ी कोई पुलिस का अरे भाई, मारने हम लगता उनका है। बचाव नहीं कर रहे, गलत को गलत हम कहेंगे, मतलब तलवार कहेंगे, लेके कहेंगे। चले जाना ठीक गलत है को सही आपकी नहीं नजर करेंगे। में। घुमा फिरा मतलब के नहीं हम तलवार पकड़ेंगे। लेके एक निकले, मिनट, एक किसी को मिनट, न एक मारे तो मिनट। ठीक है, इसका मतलब ये एक हो गया। मिनट, एक मिनट, आपका पत्थर चलाने के लिए एक हम मिनट, परमिशन पाल दे रहे साहब, हो। पाल साहब, एक मिनट, पाल साहब, एक मिनट, रामकुमार पाल, चंद्रांशु जी, दोनों लोग शांत हो जाइए। बताइए भाई देखिए आप दर्द बताइए कितना ना, भरा है, तलवार लेकर ये के जाना इतना दर्द सही भरा है हुआ या है। किस- वो कह रहे किस हैं कि परमिशन के मकबरे तहत पर जो कैसे? लोग आए, करणी सेना वालों पर को क्यों नहीं लाठी चार्ज चले हुई। अब यहां पर सवाल यह है कि दर्द क्यों है और ये दर्द गाहे बगाहे क्यों निकल जाता है। और फिर उनका कहना है कि क्या पहले ही पत्थर चला देंगे, लाठी चला देंगे, क्या पहले ही पुलिस को मार देंगे। अरे भाई, पुलिस को बरेली में पहले ही मार दिया, तब वहां पर लाठीचार्ज हुआ। उस पर कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं नहीं कह रहा कि ये गलत हुआ या सही हुआ। ये घुटने टेकने वाली जो आदत है ना, यही तौकीर रजा ने किया, यही सुमैया राणा ने किया। जब मैंने यहां पर बैठकर इसी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनसे ये पूछा कि भाई सुमैया राणा ये कह रही है कि क्या सैलाब आएगा, नहीं कहा हमने, नहीं हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि सैलाब नहीं आएगा, हम तो वहां पर इकट्ठे होंगे और क्या कहेंगे, हम वहां पर नबी के नाम पर गोली खा लेंगे। अरे नबी ने कब कहा है कि मेरे नाम पे गोली खा लो, या किसी भी भगवान ने, किसी ने, इष्ट ने कब कहा कि मेरे नाम पे गोली खा लो। गजब बहाना है। मतलब जब कुछ ना हो, कोई तर्क ना हो, तो आप नबी पर चले जाएं, अपने भगवान पर चले जाएं, दोनों ही पक्ष का यही हाल है। और उसके बाद उससे भी ना मन भरे तो लौट कर आ जाए संविधान पे। और जब संविधान के बारे में सवाल पूछ लो तो संविधान के बारे में यह कहा जाए कि हम पहले शरीयत के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमारे धर्म का मामला है, लेकिन बाकियों लोगों के लिए संविधान पहले है। दलाली और दोगलेपन का, दलाली और दोगलेपन का मुमताज रिजवी इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और इससे पता चलता है कि जब आप कभी पत्रकार रहे होंगे तब भी आप एक तरफा ऐसी बातें करते होंगे। अब आप चिल्लाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच में हाँ नहीं, ज्ञान नहीं सुनूंगा, भाषणबाजी सुनाने के लिए यहां पर बहुत सारे मंच आपके हैं, वहां जाइए। यहां पर बैठेंगे, वो चाहे रामकुमार पाल होंगे, वो चाहे रिजवी होंगे, वो चाहे चंद्रांशु होंगे, वो चाहे यहां पर कटियार होंगे या मैं होऊंगा, वो बातें होंगी जो कि उस संविधान के दायरे में होंगी। संविधान को आगे करके और पीछे से शरीयत चलेगी या फिर धार्मिक उन्माद की बात चलेगी, ये नहीं होगा। मेरे रहते नहीं होगा, बाकी किसी और मंच पर जाके करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। बड़ी खबर, इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी पर निशाना साधा। अहिल्यानगर की घटना को लेकर आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो विवाद हुआ, जो बवाल हुआ, वहां पर देखिए सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पूरे देश में या किसी भी प्रदेश में ऐसे उन्माद के बाद एक पार्टी है जो कि सत्ता में है, राज्यों में भी या देश में भी, उसी को फायदा मिलता है। और बड़ी बात यही कहते हुए आदित्य कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म और जाति की बात करती है और इसके इर्द गिर्द उसकी राजनीति। सुनते हैं। जहां बीजेपी को शासन करने नहीं आता तो वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं और कोई ना कोई वहां मसला शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें तो 11 साल केंद्र सरकार उनके हाथों में है। लगभग 11 साल में से 9 साल भाजपा ने महाराष्ट्र में शासन किया है, तो भी क्या अचीवमेंट्स है? कुछ नहीं। तो बात कौन सी हो, प्रचार किसका हो, हिंदू मुस्लिम हो, जाति पाति का हो, इसी पे चलते रहते हैं। काम क्या किया, कितने लोगों को मदद की, कितने किसानों को मदद किया आपने?